हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, यूपीएससी में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीएम दक्ष योजना क्या है। ठीक है, पूछा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएम दक्ष योजना की फुल फॉर्म क्या है। प्राइम मिनिस्टर दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना पीएम दक्ष योजना है। अब दक्ष को नाम देखो, यहाँ प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, यही पीएम दक्ष योजना है। अब आपसे पूछे कि योजना क्यों आई। इस योजना को लाने का टारगेट है एससी, ओबीसी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। देखो, डी नोटिफाइड, डीएनटी बोला, डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होता है। जो ब्रिटिशर्स कहते हैं ना कि हम जाति के आधार पे बातें नहीं करते, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1871 में एक कानून लेके आई डी नोटिफाइड ये क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से। उन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जन्म के आधार पे ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जन्म के आधार पे क्रिमिनल मानते थे वो कुछ ट्राइबल हमारे भाइयों को। वो थी ब्रिटिशर गवर्नमेंट। उस कानून को आजादी के बाद में हमने खत्म किया। वो वेस्टर्न लोग जो लिबरल ये कहते हैं कि हम ये नहीं करते, वो जातिवादी लोग थे, वो तथाकथित जातिवादी लोग। तो डीएनटी वो लेके आए थे। तो डीएनटी की समुदाय के लोगों के लिए या इकोनॉमिक जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनमें सफाई कर्मचारियों के लिए, वहां के समुदाय के समूह के लोगों के लिए उनको दक्ष मतलब उनको ट्रेंड करना है। मतलब सामाजिक और आर्थिक आधार पे क्या उद्देश्य क्या है, उनके योग्यता को लेवल को ट्रेनिंग को बढ़ाने, जिसमें उनको स्वरोजगार के लिए या खुद के रोजगार के लिए उनको क्या मजबूत बनाया जा सके। तो पीएम दक्ष ट्रेनिंग होगी, ये योजना है। अब आपसे पहले देखते हैं कि पीएम दक्ष योजना आई कब। ठीक है, सबसे पहले आपसे कोई पूछे यूपीएससी स्टेटमेंट दे कि पीएम दक्ष योजना 2020 और 21 में, ठीक है। आपसे बोले कि पीएम दक्ष योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का दिन थी। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट लेके आई। अब एक चीज याद रखना, पहले 1985 में 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर बोलते थे। क्या बोलते थे? आई एम मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। ठीक, इसी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में आज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। वो पहले इसी मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट था। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में एक डिपार्टमेंट था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, अभी अर्जुन मुंडा जी है, ये भी इसी के अंदर क्या था, डिपार्टमेंट था। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी भी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में थी। तो 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर से एक मिनिस्ट्री अलग होती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अलग हो जाती, ट्राइबल अलग हो जाती है, अलग नई मिनिस्ट्री बनती है। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो पहले डिपार्टमेंट था, 2006 में ये अलग मिनिस्ट्री बनती है। ठीक, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर भी 2006 में अलग बनते। तब से इसका नाम, वेलफेयर मिनिस्ट्री का नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरी बात, आपसे कोई पूछे अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, मैंने फोटो लगाई है। आप बहुत सारे ऐसे मैंने इंस्टा पे देखता हूँ, गाड़ी निकलने का मुन्ना है ना दूं उनको, तो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं कार्टून टाइप के, उनकी फोटो लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे आंखें दिखाते हैं, तुम वो आंखें देख के बताते हो ये कौन सा स्टार है, हैं? गुटखा तम्बाकू बेचने वाले वो आदमी, उनकी आप देख के बता देते हो। तो हमारे सामने माननीय है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, मैंने तो चेहरा दिखा दिया है, नाम बताइए आप कमेंट पे। जोर आ रहा है ना? यही कमी है, यही कमी खा रही है, समझ रहे हो? यह है कौन? वीरेंद्र कुमार खटीक जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कौन? वीरेंद्र कुमार खटीक जी। एक याद रखना, ये मध्य प्रदेश से, सागर से, 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं लोकसभा के एमपी सागर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सागर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, टिकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटिन्यू 15वीं 16वीं 17वीं लोकसभा से भी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आज मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक, अभी टिकमगढ़ से। बाप से कोई पूछे तो बताना। दूसरा, इस जो ये प्राइम मिनिस्टर दक्ष योजना आई है, इसका एम क्या है, इसका मुद्दा क्या है, मेन इसको लेके क्यों आए हैं? इसका मुद्दा क्या बताया मैंने कि टारगेटेड ग्रुप है। कौन कौन से ग्रुप है टारगेटेड है? कौन कौन से ग्रुप है? एससी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, ईबीएल इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट। ठीक, डीएनटी, अभी डीएनटी है ना, डीएनटीएस, ये याद रखना 1800, क्या याद रखना, डीएनटी का मतलब 1800, सॉरी, क्रिमिनल
ट्राइब्स एक्ट 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है और कहती है ट्राइब्स की, हमारी जनजाति भाइयों की, ठीक है, उनकी जातियां वहां पे डाल देते हैं कि जो भी समुदाय में, इस जाति में जो भी बच्चा भी पैदा होगा वो क्रिमिनल होगा, चाहे उसने क्राइम किया है नहीं किया। यह थी ब्रिटिशर्स की मानसिकता, उन लिबरल लोगों की मानसिकता, तथाकथित जातिवादी लोग। वो हमारे भाइयों को इसमें डाला उन्होंने, डीएनटी, पढ़ना जाके क्रिमिनल ट्राइबल है एक 1861। जब देश आजाद होता है तो यह कानून खत्म किया जाता है। उनको कहीं मौका नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने पढ़ने का, एजुकेशन में, सोशल की मेन धारा में, सोसाइटी में जुड़ने का। वो ब्रिटिशर थे, तथा कथित लिबरल जातिवादी लोग। ठीक, इन ग्रुप को, जो टारगेट ग्रुप है, इन लोगों को क्या करना है, ट्रेंड करना है। मेन ये कि उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज में आप देखोगे तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। इसमें सफाई कर्मचारी भी है, ठीक है, जो अपने सफाई भाई हैं। अब देखो ये सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, नाले में हम देखते हैं हर जगह घुस जाते हैं। अभी दिल्ली में एक मंथ में 22 भाई शहीद हो गए हमारे सफाई करते करते। शहीद का दर्जा देना है भाई, ठीक है। फौजी भी हमारे भाई शहीद होते हैं बॉर्डर के लिए, वो हमारे लिए मर रहे हैं, ये भी हमारे लिए शहीद हो रहे हैं। अगर ये सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी हो जाएगी, हम मर जाएंगे, ठीक है। भाई शहीद हो गए हमारे, अब इनको भी ट्रेनिंग देनी है। तो प्राइम मिनिस्टर दक्ष योजना में इनको इक्विपमेंट दिए जाएं, इनको ट्रेंड किया जाए कि सफाई में आप डायरेक्ट नाले में मत घुसिए। इनको ट्रेनिंग दी जाए कि ऐसे वैक्यूम आए, अगर मान लो नाले में कुछ फंस गया तो वैक्यूम से खींचा जाए, वो इंस्ट्रूमेंट दिए जाए कि नालों में जाना ना पड़े। तो कौन कौन आएंगे, वेस्ट पिकर जो पॉलीथीन वगैरह चुकते हैं, सफाई कर्मचारी, डीएनटी, एससी, ओबीसी, ईबीएससी, इसमें एसटी नहीं है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स है लेकिन एसटी को समूह में वो आ गए, लेकिन आपसे पूछे तो ये समूह आएंगे। अब इसमें होगा क्या काम होगा, देखो सपोज करो कोई ओबीसी से, ईबीएस से, एससी से, डिनोटिफाइड ट्राइब से अगर कोई कलाकार है, कलाकार में नाचने गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज करो ये मेरे हाथ में राखी है, ये रक्षा सूत्र है, हाँ रक्षा सूत्र बांध रखा। अब ये बनाते हैं, इसको बनाने में उनको घर में मान लो कि कोई ये फर्श भी बना रहे हैं, कोई कुछ और बना रहे, घड़ी, मतलब छोटी मोटी जो काम है, अगर कोई झाड़ू बना रहे हैं, उनको ट्रेंड किया जाए कि मान लो कि वो 1 घंटे में 2 झाड़ू बनाते हैं। अगर मशीनी काम से 1 घंटे में 25 झाड़ू बनाए हो, हैं, कॉस्ट कम लगे, हैं। दूसरा आर्टिशियन है, वो काम कोई अगर मधुबनी पेंटिंग भी बना रहे हैं आर्टिशियन, तो उनको जनरेशन या उनकी कैपेसिटी को क्या करना है, हैं, बढ़ाना है, उनको ट्रेंड करके, हैं। अब बहुत सारी वोमेन्स हैं जो घर में काम करती है, जो ये कठपुतलियाँ वगैरह हम देखते हैं ना, ये वो छोटी छोटी कठपुतलियाँ बनती है या डोल वगैरह बनती रहती है, बहुत सारी वोमेन घर नहीं छोड़ना चाहती, वो घर में रह के ही काम करना। उनको ट्रेनिंग दे दो, वो घर से ही काम कर लेगी सेल्फ, है, बाय फाइनेंशियली एम्पावर एक्टिविटी के थ्रू वोमेन्स को, है। यूथ है, यूथ को भी क्या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, स्पेशलाइज एबल वोकेशनल उनको देना चाहिए यूथ को भी, कि मार्केट के अनुसार जॉब मिले। अगर कोई बंदा अगर ड्राइवरी सीख रहा है तो ड्राइवरी के साथ साथ और भी काम है। मान लो खेत में भी काम करना है, तो अगर फसल को भी काटते हैं उसके भी औजार आते हैं, उनकी भी अलग से ट्रेनिंग। अब लोहार भाई वो औजार बनाते हैं, आपने दुकान खोली औजार बनाने की, तो उनके लिए अलग से ट्रेनिंग हो, आपका अपग्रेडेशन हो। यही पीएम दक्ष योजना है। आपको अहम पूछे बता देना, ठीक। आप देखो अहम से पता चल गया। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, देखो ये देखो ट्रेनिंग दिख रही है, देखो यहाँ पे देखो धागा काट रहे हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक मशीन 1 2 5 6 7 8 है, वरना गाँव में पहले सीधे हाथ से काटते हैं धागा, है ना। तो अब मशीन दे दी कि जल्द से जल्द आप ट्रेंड हो। अब देखो यहाँ पे ये देखो अपनी है बहन खड़ी है कोई, ये देखो ये जो बन रखी है हाथों से, देखो हाथ का तोता बना हुआ है, ठीक है। कि इसको मशीन से तुम कैसे बना सकते हो, कैसे ट्रेंड कर सकते हो, ये पीएम दक्ष में योजना में ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्राइटेरिया है, पहले तो एज का क्राइटेरिया 18 से 45 से। दूसरा एससी शेड्यूल कास्ट सफाई कर्मचारी और जो वेस्ट पिकर है, और डीएनटी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, कौन, डी नोटिफाइड ट्राइब, या मतलब नोटिफाइड बोलते हैं क्या, डी नोटिफाइड ट्राइब से पहले इनको नोटिफाइड ट्राइब करते थे कि वो कौन से एक्ट कहते हैं, अभी मैंने बताया था ब्रिटिश टाइम के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल्स, नेट पे सर्च करोगे आज इसका, ठीक है। ट्राइब्स एक्ट 1871, इसमें क्या नोटिफाइड कर रखा था लोगों को कि इस
इन जो जनजातियों में लोग पैदा होते हैं वो क्रिमिनल होंगे, ये ब्रिटिशर्स की मानसिकता थी। रात बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इंडिया अंग्रेजी ये फलान ढिंकड़ पुंछड़ उनका, तो ये बोलूँ मैं तो डीएनटी डिनोटिफाइड, उनको डिनोटिफाइड कर दिया गया भारत सरकार ने, किया भाई ये गलत है, ये तो जातिवादी लोग थे वो तो ब्रिटिशर, तो उन्होंने कर दिया था हमारे जाति के आधार पे। ठीक, अब आपसे दूसरा का, इन लोगों में इन कैटेगरी के लिए इनकम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितनी भी इनकम हो, चाहे 50 लाख कमाए मंथ के, चाहे 100 लाख कमाए, करोड़ों कमाए, वो ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल। लेकिन ओबीसी, ओबीसी, ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी 1 लाख से 3 लाख, 1 लाख से ज्यादा किसकी नहीं होनी चाहिए, ईबीसी की, इकोनॉमिकली बैकवर्ड की। ओबीसी की 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ओबीसी की 3 लाख से ज्यादा है तो पीएम दक्ष योजना में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर ईबीएस है उनकी 1 लाख है, तो आप इसका बता दोगे। ठीक, इस योजना को अब टाइप ऑफ योजना बताया, इसमें चार तरह के क्या है, देखो 3 तरह के, 1, 2, 3 और 4 तरह के प्रोग्राम है। आपको 35 घंटे की, 35 to 60 घंटे की भी रीस्किलिंग मिलेंगी, या फिर अपनी स्किल को ज़्यादा करो। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के, आपको नया बिजनेस खोलना है, नया धंधा खोलना है। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी चाहिए कि मुझे लंबे टाइम, सपोज और किसी को अगर स्टार्टअप खोलना है, अगर यूट्यूब पे कोई एजुकेशन चैनल भी खोलना है, उनको भी मिलेगा मौका। ठीक, अब अभी तक 2021 से 2020-21 से 2022-23 तक, इन 3 सालों में भारत के 1 लाख व्यक्तियों को पीएम दक्ष योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो इससे रोजगार जनरेशन होगा नहीं होगा, स्किल्ड होंगे नहीं होंगे, होंगे। ठीक, अब आपसे कोई पूछे दूसरा, अब यूपीएससी आपसे अलग क्वेश्चन करेगी। क्या क्वेश्चन करेगी भाई यूपीएससी? यूपीएससी आपसे क्वेश्चन करेगी कि जो पीएम दक्ष योजना स्कीम है, कौन सी? पीएम दक्ष। पीएम दक्ष जो योजना है, इस योजना को इंप्लीमेंट कौन करता है? अब आपको इंप्लीमेंट में दे नाम दिया, क्या दिया देखो, इसको इंप्लीमेंट को कौन करेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो नॉन प्रॉफिट है, मतलब इनको कंपनियां हैं, ये नॉन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं। नॉन प्रॉफिट का नाम आते ही कंपनी एक्ट आया था 2013 में, पहले तो 1956 में था। ठीक, उसको अमेंड कर दिया। कंपनी एक्ट का सेक्शन 8 में, मतलब उसका सेक्शन 8 कंपनी एक्ट का 2013 के अनुसार नॉन प्रॉफिट कंपनियों की डेफिनेशन है। उसके तहत ये 3 कंपनियां हैं भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आती है। कौन कौन सा? पहला नेशनल शेड्यूल कास्ट, देखो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये कब बना? देखो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन 1989 में बना। क्या बना? 1989 में ये बनता। अब इसका काम क्या है? इसका काम है शेड्यूल कास्ट, मतलब अपने अनुसूचित जाति भाइयों के लिए उनके आर्थिक विकासात्मक या उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, या गैर फाइनेंशियली जो भी योजनाएं उनको वित्त पोषित करना, उनमें सहयोग देना, ये काम करेगी ये कंपनी। नॉन प्रॉफिट है। अब एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, देखो 2001 से पहले, क्या 2001 से पहले इसको क्या बोला जाता था? नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस। लेकिन 2001 में शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया। क्यों? 1999 में मिनिस्ट्री अलग हो गई थी ना शेड्यूल ट्राइब की, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर से। तो अब इसका नाम वापिस यही रह गया। क्या रह गया? देखो नेशनल शेड्यूल कास्ट, क्या रह गया? नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये इंप्लीमेंट में सबसे पहले आएगा। दूसरा इंप्लीमेंट में नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, अब जो भी ओबीसी के पिछड़े वर्ग है उनके लिए ये काम करता है। इसकी स्थापना 1992 में हुई। तीसरा नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये भी सहयोग करेगा पीएम दक्ष योजना में। किसमें? पीएम दक्ष योजना को इंप्लीमेंट करने में। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या है? नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन
8 के तहत अब आपसे कोई पूछे पीएम दक्ष के बारे में, तो मुझे लगता है आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएम दक्ष को मैं इससे ज़्यादा क्या ही समझाऊं। ठीक है, आप सब जानते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।